सो गाइस, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसके 3 बेसिक पिलर्स है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के 3 बेसिक पिलर, 3 प्राइमरी फोकस्ड एरिया है जिसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज डेमोक्रेसी, सेकेंड वन इज सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, एंड लास्ट वन इज जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, सो इन डिटेल हमें इन तीनों चीजों को स्टडी करना है, जो कि हमारे इस चैप्टर के बेसिक पूरा चैप्टर इन 3 चीजों के ऊपर बेस्ड है। सो वेरी फर्स्ट थिंग फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पज आपको याद रखना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड हुआ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अडॉप्ट किया है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में जो है वो वोटिंग राइट्स है एवरी सिटीजन के पास। ठीक है, सो डेमोक्रेसी पार्ट को हम लोग इन डिटेल देखते हैं। सो डेमोक्रेसी पार्ट को जब हम लोग इन डिटेल देखते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं इन डिटेल। तो डेमोक्रेसी पार्ट में क्या आता है, वेरी फर्स्ट थिंग आता है कि सारे लोगों के पास क्या है, रिप्रेजेंटेटिव राइट्स है। मतलब हम जो भी नेता, जो हमारा नेता बनता है वो हमारे द्वारा ही चुना जाता है। ओके, सो वी हैव अ राइट टू वोट, सो दैट वी कैन इलेक्ट अ पर्सन। सो वी हैव अ इलेक्शन राइट, हमारे पास इलेक्शन राइट है, इलेक्ट्रल राइट है, जिसके पास क्या है, उसके अंदर हम लोग किसी को भी नेता को चुनते हैं वो अपने मर्जी से चुनते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इन दिस, दैट इज पॉलिटिकल मैच्योरिटी। ओके, सो व्हाट इज पॉलिटिकल मैच्योरिटी? सो वेरी फर्स्ट थिंग, ये 2 पार्ट में डिवाइड वर्ड है, पॉलिटिकल एंड मैच्योरिटी। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे बड़ी पावर है डेमोक्रेसी, उसका पॉइंट है पॉलिटिकल मैच्योरिटी। इसका मतलब ये होता है कि इंडिया में तानाशाही नहीं चलेगी। ओके, व्हाट इज तानाशाही? सो यू नो नॉर्थ कोरिया में क्या है, वहां पे तानाशाह है किंग जॉन, राइट। उस तरह से क्या है, किंग जॉन वहां का तानाशाह है, वो क्या है, सालों तक वहां पे गवर्नमेंट रूल कर सकता है, वो जैसे चाहे वैसे काम करा सकता है वहां पे, और वहां के लोगों के ऊपर क्या करेगा, वो बर्डन करेगा। जैसे नाजी होते थे जर्मनीज में, आपको पता है हिटलर, सो उसका क्या है, शासन कभी खत्म नहीं होने वाला था। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी ये कहती है कि पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट एक बार बन रही है सो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बन रही है, उसके बाद क्या होगी, उसकी मैच्योरिटी होगी। सो इंडिया में जो है इलेक्शन कितने टाइम में होते हैं, 5-5 साल में होते हैं। कुछ स्पेसिफिक एरिया है वहां पर 6-6 साल में होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जहां पर 5 साल में क्या होता है, गवर्नमेंट मैच्योर हो जाती है, मतलब किसी भी एक पर्सन के पास इतनी राइट्स नहीं है कि वो जिंदगी भर के लिए वहां का शासक बन के रह जाए। तो दैट इज द पॉलिटिकल मैच्योरिटी, जिसका बेनिफिट होता है ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट जो हमने ही चुनी है, गवर्नमेंट किसने चुनी है, हमने चुनी है, बिकॉज वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड एवरी सिटीजन इज अ डेमोक्रेटिक सिटीजन। डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रह रहे हैं, हमारे पास राइट टू वोट है, हमने वोट करके किसी गवर्नमेंट को चुना, और मान लीजिए वो गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, सो नेक्स्ट इलेक्शन मीन्स आफ्टर द 5 years व्हाट विल डू, हम लोग उस गवर्नमेंट को नहीं वोट देके हम लोग किसी और पर्सन को वोट देंगे। सो यहां पर पॉलिटिकल मैच्योरिटी का पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म तक नहीं, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड है, उसके बाद क्या होती है, मैच्योरिटी आती है, मैच्योरिटी के बाद क्या होगी, न्यू गवर्नमेंट आएगी। सो क्या है, ट्रांसपेरेबिलिटी है, कोई भी चीज है वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब जैसी हम चाहते वैसी है। अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी लेता है कोई भी गवर्नमेंट, अगर 5 साल में उसने अच्छे से काम नहीं किया सो ऑब्वियसली अगले 5 साल के लिए हम लोग उनको नहीं चुनेंगे। तो दैट इज द अकाउंटेबिलिटी, राइट। और उसके बाद आता है इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जो भी सारे लोग हैं दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ठीक है, चाहे हमने किसी एमएलए को चुना है, चाहे हमने एमपी को चुना है, चाहे हमने एक कॉर्पोरेटर को ही क्यों ना चुना हो, बट दे ऑल आर इलेक्टेड फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम सिटीजन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर रीजन। सो यहां पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉलिटिकल मैच्योरिटी में हमको ध्यान देने। वेरी फर्स्ट थिंग इज क्या, कि जो गवर्नमेंट है वो मैच्योर होगी, मतलब यहां पर क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होंगे। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी। एंड सेकेंड बेस्ट पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी की हमारे जितने भी नेता है, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस होंगे, हमारी जो गवर्नमेंट होगी, जो सब क्या है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब हमने ही उन्हें वोट देके इलेक्ट किया है, सो वो गवर्नमेंट में पहुंचे हैं। सो दे ऑल आर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, राइट। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी है उसका सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, दैट इज राइट टू वोट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे हमने 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ के हर पब्लिक को, यहाँ के हर सिटीजन को
एक राइट देता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट। वो राइट्स है राइट टू वोट। बिफोर प्री इंडिपेंडेंस देखे, बिफोर इंडिपेंडेंस देखे हम लोग, बिफोर इंडिपेंडेंस भी हमारे यहाँ राइट्स थे वोट के, लेकिन वो वोटिंग राइट्स क्या होते थे, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल तक क्या हो जाते थे, रिस्ट्रिक्टेड हो जाते थे, मतलब सभी को नहीं था, इक्वालिटी वहां पर नहीं होती थी, सभी को डेमोक्रेसी नहीं थी, सभी को डेमोक्रेटिक राइट नहीं मिले हुए थे वो टाइम पे। बट जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया तब उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि एट द एज ऑफ 21 या उससे ज्यादा की एज वाले लोगों को क्या हो गया, वोटिंग राइट्स मिल गए। मतलब वो लोग वोट कर सकते हैं और वो लोग वोट करके जिसे चाहे उसे अपना नेता चुन सकते हैं एज पर द इलेक्शन। जो इलेक्शन हो रहेगा, लोकल इलेक्शन है तो लोकल नेता अगर चुनना है तो वो लोग क्या करेंगे, वोट कर सकते हैं। बाद में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए आने वाले टाइम में, और चेंजेस होने के बाद आज जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो एज है राइट टू वोट, तो वोटिंग राइट्स आज है 18+ लोगों के लिए। सो 18 से प्लस के जो भी पर्सन होते हैं उन्हें मेजर कहा जाता है, और बिलो 18 के लोग होते हैं माइनर। सो माइनर पर्सन डज नॉट हैव एनी राइट टू वोट, बट जितने भी मेजर्स है मतलब 18+ है उन सबको वोटिंग राइट्स मिल गई। और इसमें साथ में इक्वालिटी आ जाती है कि इस वोटिंग राइट्स में नॉट ओनली अ मैन बट ऑल्सो अ वुमेन, मतलब वुमेन मेन जितने भी अडल्ट है 18+ है उन सबके लिए क्या हो गया, राइट टू वोट आ गई। तो ये चेंजेस कैसे हुए, क्योंकि हमारे यहाँ पहले क्या थी, अडल्ट की एज दैट इज 21, अडल्ट की एज 21 थी, बट अडल्ट एक्ट में चेंजेस जब किए गए, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट। तो वो चेंजेस जब हुए, अडल्ट की एज जब 18 कर दी गई, सो ऑटोमेटिकली वोटिंग राइट्स हैज बीन चेंज। सो वोटिंग राइट्स आज किसके पास है, जितने भी 18+ के लोग हैं उन सबको क्या है, वोटिंग राइट्स है। मतलब वो अपना नेता, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकते हैं। मतलब पार्लियामेंट में बैठा एक एक नेता जो है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव, जो उनके जो स्पेसिफिक रीजन है वहां से उन्हीं के मतलब वहां की पीपल्स ने, वहां के सिटीजन्स ने उनको वोटिंग करके जिताया है। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे क्या हो रहा है, वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं सबको, दैट इज राइट टू वोट। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन, जो हमारी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पार्ट है, एंड दैट इज व्हाट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी मींस डिसेंट्रलाइजेशन फॉर द पावर्स यानी किसी के पास ताकत कितनी होनी चाहिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है हमारे यहाँ, इसका मतलब ये है कि किसी एक के हाथ में पावर पूरी नहीं होती, किसी एक के हाथ में पावर होती है तो उसका मिसयूज होने का चांस हो जाता है, राइट। तो यहां पर क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो रही है, जिसमें क्या होता है कि पावर जो है वो किसी एक के पास नहीं है। हमारे यहाँ जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, सेंट्रलाइजेशन वर्ड फॉर कम्स फॉर द, पूरा क्या होगा, पूरी चीज सेंट्रलाइज्ड है, मतलब किसी एक पर्सन के हाथ में सारे पावर्स है। यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जितने भी मतलब अपर बॉडीज है, जहां पर सिस्टम से सारी चीजें चलती है, कि एक पर्सन जो है दैट इज वो कैसे वो अकाउंटेबल है किसी एक को रिपोर्ट करने के लिए, फिर वो सेकंड वन है वो अकाउंटेबल है किसी तीसरे को रिपोर्ट करने के लिए। इस तरह एवरी पर्सन हैज अ अकाउंटेबल, एवरी पर्सन हैज अ रिस्पॉन्सिबल टू रिपोर्ट अ समवन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइज हो रहा है पावर। वो पावर डिसेंट्रलाइज कैसे होता है, तो पावर डिसेंट्रलाइज होता है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू द लोकल फॉर डेमोग्राफिक बॉडीज। डेमोग्राफिक बॉडीज मतलब म्युनिसिपल बॉडीज जो है, वो म्युनिसिपल बॉडीज अपने लोकल एरियाज के डिसीजन लेगी, और उसको कुछ बड़े डिसीजन लेने तो वो क्या करेगी, लोकल गवर्नमेंट मतलब म्युनिसिपल बॉडीज से वो चले जाएगी स्टेट बॉडीज पर, डिस्ट्रिक्ट बॉडी पर चले जाएगी। डिस्ट्रिक्ट बॉडीज फिर अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारे डिसीजन ले सकती है, फिर उससे आगे के डिसीजन के लिए वो चले जाएगी स्टेट गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर प्रेसिडेंट तक। इस तरह से हमारा सिस्टम पूरा डेमोक्रेटिक रेडी है, जिसमें क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो जा रही है। मतलब कोई भी एक पावर जो एक्स्ट्रा एडिशनल पावर हर किसी को मिली हुई है, उसका कोई भी गलत यूज नहीं कर सकता है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों ना हो, एक पॉलिटिकल लीडर ही क्यों ना हो, वो पावर्स का गलत यूज नहीं कर सकता है। और अगर वो पावर का गलत यूज करता है तो वो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है, किससे, उसके ऊपर पोजीशन पे जो भी है उसको आंसरेबल है वो, राइट। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन होता है डेमोक्रेसी का, ठीक है। एंड द लास्ट वन जो कि एडिशनली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक बार रेडी हुआ, पर जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, टाइम के साथ क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन आता है, कुछ चीजें आती है, लोगों के थिंकिंग प्लस चेंज होते हैं, और हमें पता चलता है कि हाँ कुछ चीजों की यहाँ पे जरूरत है। सो आगे आने वाले टाइम में क्या हो गया, नए नए एक्ट बने, नए नए एक्ट बनने से क्या हो गया, हर सिटीजन के लिए और भी बेनिफिशियरी कुछ चीजें आती गई। तो उसमें से वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सब्जेक्ट में बताई गई, हमारे टेक्स्ट बुक में हमें बताई गई है, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसे आरटीआई कहा जाता है, जिसे गवर्नमेंट ने 2005 में लॉन्च किया था। सो मैं उसे लिख दूं आपके लिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जिसे कहा जाता है,
ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट राइट इसके अंदर मिल गई पर्सन को। सो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के नाम से आरटीआई को जाना जाता है। इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में क्या हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जैसे आया तो इस राइट टू इंफॉर्मेशन में हमारे पास पहले से कुछ राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन की राइट्स हम पढ़ेंगे, उसमें पहले से हमारे पास राइट्स है। तो वो राइट्स क्या क्या है, राइट्स टू चूज, राइट्स टू लिव इन द, मतलब पूरे इंडिया के किसी भी सिटी में, किसी भी विलेज में हम रह सकते हैं, वहां पर हमारे पास ये राइट्स है। राइट्स टू बी हर्ड, हमारी बातें सुनी जानी चाहिए। राइट्स टू बी इन्फॉर्म, हमें हर चीजों की जानकारी दी जानी चाहिए, सारी चीजें। लेकिन इसके बावजूद भी क्या हो गया था कि एक सर्टेन लिमिट तक क्या होता था, कुछ पॉलिटिक्स में मतलब या फिर कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है जो काम करते हैं, जैसे रेशनिंग ऑफिस है, जैसे पासपोर्ट ऑफिस है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस है, जैसे आरटीओ होते हैं, रीजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसेस। तो उन सब में क्या होता था, हमें कुछ जानना होता था तो हमें पता ही नहीं चलता था। अभी मैंने किसी चीज की कंप्लेन कर दी है और वो कंप्लेन करने के बाद मेरे कंप्लेन पर क्या काम हुआ ये मुझे जानना है, क्योंकि बहुत बार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं, गवर्नमेंट में जो एक बार जॉब पे लग जाते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं हमारे पास सारी पावर आ गई। तो वो क्या करते थे, हमने कोई कंप्लेन की, उसके ऊपर कुछ काम ही नहीं हुआ है। अब कुछ कितने हम लोग 3-3 महीने 8-8 महीने जब घूम रहे, कुछ काम नहीं हो रहा है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, आरटीआई। तो ये एक्ट लाने का मेन रीजन ये था कि आरटीआई ये एक्ट हमें ये कहता है कि हम एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का यूज करके पता कर सकते हैं कि मेरी कंप्लेन पे पर डे बेसिस पे क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं। मैंने किसी पर्टिकुलर म्यूनिसिपल ऑफिस में जाके वाटर डिपार्टमेंट में मैंने ये कंप्लेन की कि मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा है पिछले 8 दिनों से, तो मैं आरटीआई डाल सकता हूँ। अगर मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है उस ऑफिस से कंटिन्यूसली काफी दिनों से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मैं ये पूछ सकता हूँ उनसे कि मुझे बताया जाए कि क्या क्या मैंने कंप्लेंट डाली उसके ऊपर एक्शन लिया गया पिछले दिनों के अंदर। और वो पर डे बेसिस पे वो लोग आपको सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये भी एक राइट क्या है, सिटीजन्स के लिए है, जिसमें क्या हो गया कि हमें इंफॉर्मेशन मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन मिल गई, जहां पे क्या हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग की मैंने अगर कुछ कंप्लेन की है, मैं गवर्नमेंट ऑफिस में कुछ भी चीजें चल रही है, गवर्नमेंट लेवल पे अगर कोई डैम का काम है, कोई ब्रिज का काम चल रहा है, सालों से चल रहा है, तो वो कितना प्रोसेस कैसे कैसे हुआ, क्या क्या पर डे बेसिस पे गवर्नमेंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आई हैव अ राइट दैट आई हैव टू बी इन्फॉर्म दैट क्या क्या चीजें उसके ऊपर एक्शन ली गई, कितना बजट था, आपने लेट किया तो उसमें कितना बजट ओवर हो गया है, वो सारी चीजें इन डिटेल क्या करेंगे, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना ही पड़ता है। और इसके अलग अलग प्रोविजंस में तो ये भी है कि उसमें पर्टिकुलर एक पीरियड ऑफ टाइम है कि इतने टाइम के अंदर अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो गवर्नमेंट ऑफिशियल को क्या किया जा सकता है, उनको सस्पेंड तक किया जा सकता है। तो दिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल टूल फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या मिलती है, ताकत मिलती है। एक आम आदमी, एक आम सिटीजन जो है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसको क्या मिलता है, ताकत मिलती है। वैसे ही बहुत सारे एक्ट भी आए हमारे टेक्स्ट बुक में, यहाँ तक है। इसके बाद बहुत सारे जो एडिशनल एक्ट आए उसमें राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट, जिसके तहत क्या हो गया कि लोगों को आरटी एक्ट मिला है। आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर एवरी पर्सन हैज अ राइट जिसको कि एवरी पर्सन जिसको राइट्स है कि वो स्टडी कर सकते हैं, वो एजुकेशन कर सकता है इंडिया के अंदर। उसके बाद आया था राइट टू फूड सेफ्टी एक्ट, जिसके अंदर क्या था कि एवरी पर्सन ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसके पास क्या राइट्स बनती है कि उसके पास राइट्स है कि वो कहीं भी रह सकता है, कहीं भी उसको खाना मिलना ही है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई भूखा नहीं मरेगा। दैट इज द राइट टू फूड एंड फूड सेफ्टी एक्ट आया था। ठीक है, इस तरह से कुछ नए नए एक्ट आते रहते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में, यहाँ तक है। सो यू हैव टू स्टडी दैट के कॉन्स्टिट्यूशन के डेमोक्रेसी पार्ट में क्या है, ये 4 इंपॉर्टेंट टूल है, ये 4 इंपॉर्टेंट ताकत जो है इंडियन सिटीजन्स को मिली है। हम लोग आगे इन डिटेल देखते हैं सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी से हमें क्या पावर मिलती है, क्या इंपावरमेंट के लिए यूज हो रहा है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है।